प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस एनसीईआरटी मैथ सर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपका कक्षा 12 का चैप्टर नंबर पहले का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 4। हम देखते हैं, आज हमने पीछे 3 पार्टों में हमने पढ़ा था कि एक कूलम, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एक कूलम। पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था एक कूलम। एक कूलम क्या होता है? किसी वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश, कोई वायु या निर्वात के अगर दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण क्या है, समान है, और उनके परस्पर जो मध्य की दूरी है वो क्या है, 1 मीटर है। उनके परस्पर मध्य की दूरी क्या है, 1 मीटर है। तो जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला बल F = वो क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ये हमने ज्ञात किया था। आज हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। आज हम क्या पढ़ेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर बहुल आवेशों के कारण बल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, या बोल सकते हो बहुल आवेशों के कारण बल। बहुल आवेशों के कारण बल। हम देखते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश, निकाय में उपस्थित क्या है, प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले कुल बलों का क्या होता है, कुल बलों का सदिश योग होता है। तथा किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यही क्या है भैया, अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का क्या है, सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का क्या है भैया,
सिद्धांत है। और हम देखते हैं कि आपने पढ़ा है कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है कि बहुल आवेशों के कारण बल है, इसको भी अध्यारोपण का सिद्धांत बोला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि किसी निकाय में उपस्थित, कोई भी आप निकाय ले रहे हो, उस निकाय में उपस्थित अनेक आवेश हैं, ठीक है, कोई भी निकाय ले रहे हो और उसमें क्या है, अनेक आवेश हैं, और उन आवेशों के कारण क्या लग रहा है, उन आवेशों के कारण जो क्या लग रहा है भैया, जो उन आवेशों के कारण क्या लग रहा है, जो कुल बल लग रहा है, उन अनेक आवेशों के कारण जो आपका अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर क्या लग रहा है, कुल जो बल लग रहा है वो निकाय में उपस्थित आवेश के द्वारा लगने वाले कुल बलों का सदिश योग होता है। अब होता कैसे है वो देखो, ये आपका क्या है, देखिए बहुल आवेशों के कारण बल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले कुल बलों का सदिश योग होता है। होता कैसे है, मान लीजिए ये आपका कोई Q0 आवेश है, ठीक है, ये यहाँ है, ये आपका कोई Q0 आवेश है, ये यहाँ है, और इस पर जो लगने वाला जो बल है वो मान लीजिए F0 है, ठीक है। अब कोई दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश आपका ये मान लीजिए आप x अक्ष और ये आपकी y अक्ष, और जो दूसरा आवेश है ये जिसका नाम हमने दे दिया Q1, इस पर जो लगने वाला जो बल है F1, और ये आपका हो गया Q2, और इस पर जो लगने वाला बल है वो F2। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि इस सिद्धांत के और किसी निकाय में उपस्थित, मान लीजिए आपका कोई निकाय है और जिसका वेक्टर है वो R2 सदिश है, इसका R1 सदिश है और इसका R0 सदिश है। किस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित, ये आपका कोई निकाय है और इसके अंदर उपस्थित अनेक आवेश हैं, ठीक है, किसी एक आवेश को, मान लीजिए आपका एक आवेश Q0 है, उस पर लगने वाले कुल बल, यानी इस पर जो क्या करेगा, Q1 है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बाकी जितने भी आवेश इसके चारों तरफ है वो सारे के सारे एक प्रेक्षण आवेश जैसे आप बोलते हो, वो प्रेक्षण आवेश आपका क्या है, Q0 है। Q0 पर ये सारे के सारे मान लीजिए ये Q3 है और ये Qn है, ये सारे के सारे चारों तरफ के जो आवेश है वो एक प्रेक्षण आवेश जिसको आपने नाम दे दिया Q0 आवेश, इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इनका जो आपको पता है कि इस पर जो लगने वाला Q0 आवेश पर जो लगने वाला बल है वो F है, अगर हम पूरे को क्या मान ले, F मान ले, और ये कह रहा है कि लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाला कुल बलों का सदिश योग, निकाय में बाकी सदिशों के द्वारा जो भी आपका फोर्स लग रहा है, F1 का लग रहा है, F2 का लग रहा है, F3 का, वो इस योग के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात ये कि किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया, ये कोई जीरो आवेश है और इसके ऊपर फोर्स लग गया F0, अब दूसरा कोई आवेश है, ठीक है, दूसरा आवेश है Q1, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स F1 हो गया। अब ये फोर्स Q1 है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर तीसरा आवेश हम देखें कि Q2 है, अब देखिए इसको मान लीजिए हमने कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है। अब देखो कि इस Q1 और Q2 का यानी F1 के कारण जो Q0 पर जो आवेश लग रहा है
सॉरी Q1 के कारण जो Q0 पर आवेश लग रहा है, अब Q2 के आ जाने से इसके मान में चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपका किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे इसके चारों तरफ कितने भी आवेश आ जाएं, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत है। और हम देखते हैं गौर से इसको, ये क्या कह रहा है, ये देखिए आप। अब ये कह रहा है, ये तो थी परिभाषाएं, इसमें हम देखेंगे ये कोई आपका निकाय है, ये हो गया आपका वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये आपका Q0 आवेश जिसका जिसकी डायरेक्शन है, जिसका दिशा सदिश R0 सदिश, ये आपका Q2, ये आपका Q1 सदिश और ये आपका Q1 सदिश। ये सारे के सारे इसके ऊपर क्या लगाएंगे भैया? फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर लगने वाला बल F0, इसके ऊपर लगने वाला बल F1 सदिश, इसके ऊपर F2 सदिश और इसके ऊपर Fn सदिश, ठीक है, आपने पढ़ा था। तो मान लीजिए चित्रानुसार हम देख रहे हैं कि एक परीक्षण आवेश, आपका जो परीक्षण आवेश है वो हम ले लेते हैं Q0। आपका जो परीक्षण आवेश है वो हम क्या लेते हैं कि इस निकाय के अंदर n आवेश है और इसमें हमने एक मान लिया परीक्षण आवेश आपका Q0 है और इस आवेश n आवेश के अंदर Q1, Q2, Q3 इस प्रकार से कितने आवेश है? n आवेश है। और जिनकी स्थिति सदिश भी हैं, जिनकी स्थिति सदिश आपने लिखे नहीं, R2 सदिश, इसका R1 सदिश और इसका Rn सदिश, जिसके स्थिति सदिश क्रम से आपको दिए हुए हैं R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और Rn सदिश। इसके अनुसार हम देखें किसी निकाय में उपस्थित n आवेश, इस निकाय के अंदर n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q1 और जिनकी स्थिति सदिश क्रम से दिए हुए आपको R1, R2, R3 इसी प्रकार चलते हुए Rn सदिश हैं। अब देखिए कि क्या होता है कि माना एक परीक्षण आवेश, आप इसके अंदर मान लीजिए कि एक परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। Q0 आपका इसका परीक्षण आवेश है जिसका स्थिति सदिश क्या होगा? जिसका स्थिति सदिश R0 सदिश, जिसका स्थिति सदिश R0 सदिश है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि परीक्षण आवेश आपका जो Q0 है, इसका जो परीक्षण आवेश Q0 है उसके ऊपर है और उन अन्य आवेशों पर लगने वाला, इस Q0 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला कुल बल है वो क्या होगा? F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F01। यानी इस परीक्षण आवेश Q0 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो कुल बल है वो ये होगा। अब आपको पता है कि जहां हम क्या लिखेंगे, जहां हम लिखेंगे कि F01 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R0 की होल स्क्वायर। और यहाँ हम Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, Q0 Q1 लिखेंगे क्योंकि आपका परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। अब देखो, और ये हो गया आपका R0 सदिश, R01 सदिश, ये तो है F01, F02 यानी Q1 आवेश के कारण हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ लिख दो कोष्टक में Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q0 आवेश पर
लगने वाला बल F02 सदिश में क्या होगा 1/4πε0 अपॉन में R1 की होल स्क्वायर R1 स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको R01 माना था, इसको R02 की स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका R02 सदिश ये हो गया आपका Q2 आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि F0n सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में R0n की होल स्क्वायर और R0n सदिश। ठीक है, यहाँ लिखोगे कि Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल। हम इसको F01 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं भैया, कैसे कि 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में मापांक लगा दो, ये भी डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, R01 की होल क्यूब और ये सदिश का चिन्ह हटा ये लगा दीजिए, R0 माइनस R1 का मापांक और इसका सदिश और इसकी होल क्यूब इंटू R0 सदिश माइनस R1 सदिश। हम F02 को भी ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में R0 सदिश माइनस R2 सदिश का मापांक और उसकी होल क्यूब और इंटू में R0 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, अब देखते हैं हम कि आपने जो ये लिखी थी, हम इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं, 1 दे देते हैं। अब देखते हैं हम कि इसी प्रकार क्या होगा कि F0n आपका बल है लगने वाला F4πε0 Q0 Q1 अपॉन में R0 सदिश माइनस Rn सदिश की मापांक और इसकी होल क्यूब इंटू में R0 सदिश माइनस Rn सदिश। ठीक है, अब समीकरण आपने जितना भी मान रखा F01 F02 F03 जितना भी F0n उसका मान यहाँ समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ये लीजिए समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका जो मान था वो था F01 का, ये लीजिए यहाँ तक ले लीजिए 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन में मापांक R0 सदिश R01 सदिश माइनस R0 सदिश इंटू R1 सदिश का मापांक और इसकी होल क्यूब और R0 सदिश माइनस R1 सदिश। एक तो ये था, दूसरा आपका प्लस का चिन्ह F2 का मान रखो F02 का Q0 Q2 प्लस का चिन्ह 1/4πε0 ये हो गया आपका R0 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, इसकी होल क्यूब और ये हो गया R0 सदिश माइनस R2 सदिश और इसी प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसमें हो गया लास्ट में 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन में R0 सदिश और ये माइनस Rn सदिश और गुणा के अंदर लिख दो ऊपर R0 सदिश माइनस Rn सदिश। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 1/4πε0 और आपका Q1 इसमें क्या आ रहा है, Q0 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और बाकी जो बच गया उसको हम कैसे लिखेंगे कि Q1 अपॉन R0 सदिश माइनस R1 सदिश की मापांक
और इनटू में r0 सदिश माइनस r1 सदिश प्लस का चिन्ह Q2 अपॉन r0 सदिश माइनस r2 सदिश की मापांक और r0 सदिश माइनस r2 सदिश प्लस का चिन्ह n के लिए लिखो 1/4 की जरूरत ही नहीं है, कॉमन आ रखा है। और यहाँ लिखो Q1 अपॉन में r0 सदिश माइनस rn सदिश का मापांक और गुणा में r0 सदिश माइनस rn सदिश। ठीक है, इस मान को हम क्या करेंगे, ये जो आपका इतना जो मान है कि कौन से वाला, ये वाला जो मान है ना, ये जो डायरेक्शन को दर्शा रखा है, इसको हम सिग्मा से क्या करेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे और हम लगाएंगे यहाँ पे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लीजिए यहाँ तक मिटा देता हूँ। इसका जो मान होगा वो कैसे होगा कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगने वाला अन्य आवेशों के कारण जो Q0 आवेश पर लगने वाला परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखोगे, 1 नहीं है, यहाँ कितना था, Q0 था, Q0 आवेश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या लिखोगे आगे, सिग्मा। ये n आवेशों के लिए है और यहाँ लिमिट लगाओगे 1 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1, ये आपकी क्या है, लिमिट है। और इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 नहीं, यहाँ इज इक्वल टू 1 ही है। देखो मान अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवेश है उनका परिमाण तो क्या है, समान है। डायरेक्शन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, परिमाण क्या है भैया, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब देखिए कि यहाँ लिखोगे QI अपॉन में R0 सदिश माइनस RI सदिश की होल क्यूब मापांक की, और यहाँ लिखोगे R0 सदिश माइनस RI सदिश। ठीक है, यही आपका क्या है, अध्यारोपण का क्या है भैया, सिद्धांत है। यही आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब दूसरी बात करते हैं हम, ये तो था आवेश, विद्युत आवेश क्षेत्र में आपका जो विद्युत आवेश का क्षेत्र तो हम अभी पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन आपका जो विद्युत आवेश है उसमें ये आपका लास्ट टॉपिक था। और चौथा पार्ट में हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में विद्युत आवेश हमने क्लियर कर दिया है आज। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक होगा वो इसी चैप्टर का होगा, पहले का, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसमें हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है भाई, यानी कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है और आप बोल सकते थे यानी कोई आवेशित के चारों, कोई आवेश है और किसी आवेशित के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, अन्य आवेश को उसके पास लेके जाते हैं, अन्य आवेश ले जाने पर वह किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। आपका ये जो विद्युत क्षेत्र है, यानी मान लीजिए कि हम लिख देते हैं कि किसी आवेश तथा आवेशित के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेशित के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश तथा आवेशित के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह बल का अनुभव करता है।
वह बल का अनुभव करता है। यहां विद्युत क्षेत्र सदिश तथा संरक्षी है। यहां आपका विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश एवं संरक्षी क्षेत्र है। और इसकी जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, इसकी दिशा धनावेश पर लगने वाले क्या होती है? बल की दिशा होती है भाई। धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश, कोई भी आवेश है तथा आवेशित की चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेशित की चारों ओर का क्या है? वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आप कोई दूसरा आवेश उस आवेश के पास लेके जाते हो तो वो क्या करता है कि एक बल का अनुभव करता है। और यह क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक क्या है? सदिश राशि है और संरक्षी भी है। संरक्षी का मतलब आपको पता ही है कि ना तो इसको बांटा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी जो दिशा है वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, आपके ऊपर धनावेश पर जो भी बल लग रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज पर, उसकी दिशा होगी, बल की जो दिशा होगी पॉजिटिव। ये तो था हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र हमने शुरू कर दिया है। अगला जो पार्ट नंबर 5 होगा उसमें पढ़ेंगे हम बाकी का टॉपिक। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट होती रहेंगी। थैंक यू।